हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से सिलेक्शन वे पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरी पहली क्लास है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आज की डेट की खास बात यह है कि आज सिलेक्शन वे ऐप पर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद सिलेक्शन बैच 8.0 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बैच की शुरुआत मैं पॉलिटी से करने वाला हूं, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। और आज पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी में जो आप पढ़ेंगे वो तो बात की बात है, एक एक चैप्टर जो आप पढ़ेंगे बाद में, जैसे कि फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पंचायती राज सिस्टम, वो सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। लेकिन उससे पहले यह तो जान लें कि आखिर यह संविधान बना कैसे। यह संविधान की वो किताब जिस पर हमारा पूरा देश चलता है, वो कैसे बना, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला चैप्टर है, पॉलिटी की शुरुआत ही यहीं से होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, क्योंकि मैक्सिमम फैक्ट जो आपके हैं वो इसी टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। दरअसल हमारे देश का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और इसको जो बनाने की प्रक्रिया थी वो कब से शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी 9 दिसंबर 1946 से। मतलब 9 दिसंबर 1946 को हमारी संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग आयोजित करी गई। और हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ? यह तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें हमारा संविधान बनके तैयार हुआ है। क्या आपको लग रहा था मैं ऐसे पढ़ाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बकवास। भाई मेरे, इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले से होती है, तो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं। अब बिल्कुल दिल और दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन इस क्लास पर होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहा हूं। एक एक फैक्ट, एक एक मीटिंग को कवर करेंगे और तब जाके आप समझोगे कि हमारा संविधान कैसे बना। ऐसे ही नहीं बन गया कि ऊपर ऊपर से बोल दिया 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी, इतनी मीटिंग हुई। ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें समझना होगा एक एक फैक्ट को, हमें समझना होगा उस बारीकी को कि हां सिलेक्शन का लेवल किस तरीके से जा रहा है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। हम सिलेक्शन वे बैच पर इन बारीकियों का बहुत ध्यान देते हैं। यही कारण है कि इस साल हमने सिलेक्शन समारोह जो किया है, वहां पर आपने टेलीग्राम पर भी देखा होगा कि कितने सारे ऑफिसर सिलेक्ट हुए। साथ में वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं। तो अगला नंबर आपका है, लेकिन फोकस्ड होना पड़ेगा। मेरे साथ सिलेक्शन वे ऐप पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई? तो चलो शुरू करते हैं। आवाज सभी को क्लियर है? सारी चीजें हैं, कोई शिकायतें तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है ना? चलो, बहुत आराम आराम से समझेंगे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, लेकिन दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है साल 1928 से। कब शुरू होती है? 1928 से। 1928 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वो ईयर था जिस साल नेहरू रिपोर्ट आई। कौन सी रिपोर्ट आई मेरे भाई? नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है? ध्यान रखना है आपको, कौन सी रिपोर्ट आई? नेहरू रिपोर्ट आई। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी बाई मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई, तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइम पर हमारे देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी तो वो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। और कांग्रेस पार्टी ही भारतीय लोगों को ब्रिटिशर्स के सामने रिप्रेजेंट करती थी। तो हम भारतीय बड़ा परेशान चल रहे थे। बंगाल का पहले विभाजन हुआ, उसके बाद आपने देखा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे पहले 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म आया। ब्रिटिशर्स की इन सारी चीजों की वजह से हम भारतीय बड़े परेशान थे।
क्योंकि दिन पर दिन हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई, जिस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कांग्रेस ने कुछ डिमांड रखी। ये डिमांड क्या क्या थी? तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट ने डिमांड रखी किसकी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। किसकी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका दी जाए, मतलब ऐसी न्यायपालिका ना दी जाए जिसमें बायसनेस हो रही है। जुडिशरी के अंदर यह प्रोविजन चला आ रहा था कि जितने भी भारतीय थे उनके ऊपर जब केस चलता था तो ये गोरे जजेस की बेंच में किसी भी भारतीय को जगह नहीं देते थे। जितने भी जजेस होते थे वो सब गोरे होते थे। लेकिन अगर किसी यूरोपियन के ऊपर केस चलता था तो उसकी बेंच में भी सारे जजेस गोरे ही होते थे। तो ये भारतीयों के लिए एक अच्छे सिग्नल्स नहीं थे। तो हम भारतीयों की डिमांड इस रिपोर्ट के तहत क्या रखी गई कि भाई हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी जाए। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की बात कही गई कि यह देश भारतीयों का है और भारतीयों के पास उनके मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं कही जा रही है। हम भारतीयों को जब चाहते थे उठाकर जेल में ठूस देते थे। हम भारतीयों की गिरफ्तारी बिना किसी शक के बुनियाद के आधार पर हो जाती थी। ना हमें वकील दिया जाता था, ना हमारी दलील सुनी जाती थी। 2-2 साल तक हमें कैद खाने में डाल के रखा जाता था। यह किस तरीके की व्यवस्था थी? तो इसलिए इस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की भी बात कही गई और साथ में यह रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की एक पार्लियामेंट लाई जाए। क्या लाई जाए? पार्लियामेंट, भारत की एक संसद लाई जाए और उस संसद में भारतीय लोग हों और वो भारतीय लोग जाकर भारतीयों के हितों की बात कहें, ताकि गोरी हुकूमत का ध्यान इस बात पर जाए कि एक्चुअली भारतीयों को चाहिए क्या। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा, 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है इसका संबंध भारतीय संविधान से कैसे है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी डाला गया, हमारे संविधान में आगे चल के फंडामेंटल राइट्स भी डाले गए और हमारे संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी कंसेप्ट डाला गया। तो ये सारी कंसेप्ट कहां से आ रहे हैं? 1928 में, हमारी आजादी के करीब 20 साल पहले नेहरू रिपोर्ट जो तैयार करी गई थी उसमें ये डिमांड्स रखी गई थी, जो कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब हमारा संविधान बनाया तो उसमें इन चीजों को डाला। अब कुछ साल बीतते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। 1934 में बेटा एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था M.N. रॉय। क्या नाम था? M.N. रॉय। अब आप बोलोगे ये थे कौन? M.N. रॉय। तो ध्यान रखिएगा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ CPI। CPI का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे M.N. रॉय। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया। इन्होंने पहली बार यह कहा भारत में कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ब्रिटिशर्स अगर भारत में किसी पार्टी से बात भी करते हैं ना तो वो केवल कांग्रेस से बात करते हैं। ब्रिटिशर्स और किसी पार्टी को ना समझते हैं ना पहचानते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस से बात करते हैं। अब ऐसे में M.N. रॉय ने पहली बार संविधान का आइडिया रखा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया? क्या दिया? ही हैज गिवन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। अब भाई ये बात जैसे ही कांग्रेस को पता लगती है तो जवाहरलाल नेहरू का कहना होता है कि वाह भैया वाह, मतलब बुआई हमने करी, बीज हमने डाला। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, बुआई भी हमने करी, बीज भी हमने डाला, सिंचाई हमने करी, जुताई हमने करी, और अब जब कटाई के लिए फसल तैयार है तो बाबू तुम कैसे आगे आ गए? कांग्रेस ने अल्टीमेटली अगले साल ही 1935 में, 1935 में
ऑफिशियल डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या किया? ऑफिशियल डिमांड, ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाई कांग्रेस। किसके द्वारा रखी गई? बाई कांग्रेस। ध्यान रखना, भले ही एमएन रॉय ने आइडिया दिया हो, लेकिन ब्रिटिशर्स के कानों तक बात नहीं पहुंची है। ब्रिटिशर्स नहीं जानते कौन एमएन रॉय है, ब्रिटिशर्स कांग्रेस को जानते हैं। और अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी, तो तुरंत यह बात ब्रिटिशर्स तक पहुंच गई। अंग्रेजी हुकूमत को यह समझ आ गया कि कांग्रेस डिमांड कर चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ऐसे में कांग्रेस ने डिमांड तो कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में एक बात और चल रही थी कि कहीं ऐसे ना हो कि एक गोरी हुकूमत बोले कि लाओ बेटा हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बना देते हैं, कि भाई तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ठीक है, लेकिन हम ही बना दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कांग्रेस को पता था अगर हमारा संविधान गोरी हुकूमत लिखेगी तो उस संविधान में हमारे लिए कुछ नहीं बचने वाला। वो उस किताब में सब कुछ वही लिखेंगे जो उनके फेवर में होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? क्लियर हो रही है भाई मेरी बात सभी को? अब ऐसे में कहानी आगे बढ़ती है और 1937 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू एक मूवमेंट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? एक मूवमेंट। इस मूवमेंट का नाम है सेल्फ रूल मूवमेंट। क्या नाम है? सेल्फ रूल मूवमेंट। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वशासन आंदोलन। स्वशासन आंदोलन, ठीक है भाई। इसके नाम से ही आप इसको समझ सकते हो। स्व का मतलब स्वयं, शासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यह आंदोलन इसलिए चलाया गया कि यह भारत भारतीयों का है और इस भारत में स्वयं भारतीयों का ही शासन होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का यह जो पूरे देश में चलाया गया आंदोलन था, इसका मेन उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारत में इलेक्शंस कंडक्ट कराए और उसके बाद भारत की जनता जिसको भी चुने वही भारत में राज करेगा। यह इसका मेन उद्देश्य था सेल्फ रूल मूवमेंट का। अब 1939 में क्या होता है? कोई बात नहीं, 1939 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन 1939 में हम सभी को पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत होती है भाई? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। अब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू कैसे होता है? इस टाइम पर बेटा जर्मनी का एक तानाशाह हुआ करता था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। आज की डेट में बच्चा बच्चा पूरी दुनिया जानती है एडोल्फ हिटलर का नाम। एक बच्चा पैदा भी होता है ना, तो स्कूल जाने के बाद उसको अपने रेवोल्यूशनरी के बारे में बाद में पता लगता है, पहले एडोल्फ हिटलर का नाम उसके कानों में पड़ जाता है। मानते हैं बात या नहीं मानते हैं? भले ही आप एडोल्फ हिटलर की कहानी ना जानते हो, लेकिन आप इस आदमी का नाम जरूर जानते हो। ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं पैदा हुआ। किससे बड़ा? एडोल्फ हिटलर से बड़ा। ऐसा पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि एडोल्फ हिटलर का यह कहना था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही झंडा होना चाहिए और वो झंडा जर्मनी का होना चाहिए। इस आदमी के दिमाग पर इतना पागलपन चढ़ चुका था पावर के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ जर्मनी का झंडा देखना चाहता था और इसके लिए इसने लाशों के ढेर तैयार कर दिए थे। और 1939 में इसने पोलैंड पर हमला कर दिया। जैसे ही जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है, यहां पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहां से हुई। तो एक तरफ कौन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर यह कहां का तानाशाह है? यह है जर्मनी का तानाशाह। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अब इसी तरीके से एक और दिमाग से सरफिरा आदमी था जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। क्या नाम था? बेनिटो
मुसोलिनी। यह भी सरफिरा तानाशाह था, और यह तानाशाह कहां का था? यह था इटली का तानाशाह। जर्मनी और इटली एक तरफ से लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन थे। तो युद्ध में कंडीशन यह बन रही थी कि इन दोनों की जो बंदूकें हैं, वो बंदूकें किसकी तरफ हैं? ब्रिटेन की तरफ है। किसकी तरफ है? ब्रिटिशर की तरफ है। क्लियर है मेरी बात? ये दोनों जो जर्मनी और इटली हैं, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के फ्रंट पे ब्रिटेन को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उस टाइम पर ब्रिटेन की जो फोर्सेस थी, ये इलीट फोर्सेस के नाम से जानी जाती थी। तो ब्रिटिश इलीट फोर्सेस जो थी, वो एक तरीके से जर्मनी और इटली दोनों का मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी, और आए दिन सैकड़ों सैनिक ब्रिटिश इलीट फोर्सेस के मारे जा रहे थे। अब ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत यह सोचती है कि भाई, जब मरने की बारी आई है तो हम ही क्यों मरे, इन भारतीयों को मरवाओ जिनको हमने गुलाम बना के रखा है। और ऐसे में क्या होता है, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत में एक ऑफर लेकर आया जाता है। 1940 में क्या लेकर आया जाता है? एक ऑफर। क्योंकि यह ऑफर अगस्त के महीने में कांग्रेस के लिए लाया जाता है, तो इसी ऑफर को क्या कहा जाता है? अगस्त ऑफर कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? अगस्त ऑफर इसको बोलते हैं। बात आ रही है समझ मेरे भाई? एक एक बात सभी को क्लियर हो रही है? एक एक बात सभी को क्लियर हो रही है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? फुल पॉलिटी होगी, टेंशन मत लो उन सब चीजों में। मैंने पहले ही बोल दिया है, बिल्कुल घोड़े की तरह बन जाओ, पैरों में अपने नकेल डाल लो, ठीक है, और सीधे, जैसे घोड़े की आंख के बराबर में पट्टा लगा देते हैं ना, उसको इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देता है, सीधा केवल दिखाई देता है। बस ऐसे ही रहो अब जिंदगी में। कुछ टाइम के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब भूल जाओ, अगर जिंदगी बनानी है तो। नहीं तो कुछ साल के बाद गिल्ट में केवल हम लोग रहते हैं कि काश वो कर लेते, काश मैं भी मेहनत कर लेता तो वो छोड़ के ना जाती। फिर वो चली जाएगी किसी एएसओ के साथ, किसी इनकम टैक्स अधिकारी के साथ, किसी एमईए वाले के साथ, और बेटा तुम फिर जोमेटो में नौकरी ढूंढ रहे होगे। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दो मेरे भाई। सभी लोग ध्यान रखो, ये वक्त है, आपकी जेब खाली है, लेकिन ध्यान रखिए आप पूरे तरीके से खाली नहीं हो। आपके पास पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है? समय। टाइम इज मनी ऐसे ही नहीं बोला जाता है। ये जो समय जा रहा है ना, ये आपका पैसे से भी ज्यादा कीमती है। तो बिल्कुल फोकस रहिए इस टाइम पर। यहां तक भाई सभी को समझ आया? अब देखो, 1940 में अगस्त ऑफर आता है। इस अगस्त ऑफर के अंतर्गत कांग्रेस को यह ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के फ्रंट पर हमारा साथ दो। हम आपसे यह वादा करते हैं कि आगे चल के जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपने नेहरू रिपोर्ट में डिमांड करी थी, उन सभी डिमांड्स को हम मानेंगे। लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं होता है। हालांकि पहले से ही ब्रिटिश इलीट फोर्सेस में हजारों हिंदुस्तानी सैनिक होते हैं जो कि आए दिन फ्रंट पे मर रहे होते हैं, लेकिन मरने की तादाद इतनी ज्यादा हो चली होती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यह चाहती थी कि एक बार महात्मा गांधी केवल बोल दें भारतीयों से। अगर महात्मा गांधी ने एक बार बोल दिया भारतीयों से, तो दौड़ के आधे भारतीय ब्रिटिश इलीट फोर्सेस को ज्वाइन कर लेंगे, और फ्रंट पे फिर हम इन भारतीयों को ही मरवाएंगे। हमारी इलीट फोर्सेस के सैनिक क्यों मारे जाएं? लेकिन कांग्रेस डिमांड नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो 1942 में, 1942 में एक और ऑफर आता है कांग्रेस के लिए। ब्रिटेन से एक मिशन भेजा जाता है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्रिप्स इंडिया मिशन। क्या बोलते हैं? क्रिप्स इंडिया मिशन। ठीक है मेरा भाई। अब ये जो क्रिप्स इंडिया मिशन आया है,
इसकी अध्यक्षता एक ब्रिटिश मिनिस्टर कर रहा है, मतलब आप बोल सकते हो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स इंडिया मिशन भारत में आता है और इस बार ये कांग्रेस को और बड़ा लालच देते हैं। इनका कहना होता है ऑफर में कि हम आपसे फुल फ्लैज सपोर्ट की डिमांड करते हैं, मतलब आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करिए। इसके बदले में आपकी डिमांड मानना तो छोड़िए, हम आपसे वादा करते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा हम कांग्रेस को सत्ता दे देंगे यहां पर। तो ऐसे में महात्मा गांधी हंसते हुए निकलते हैं और महात्मा गांधी का कहना होता है, क्रिप्स बाबू तुम हो एक नंबर के झूठा, कहो हां कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स बाबू तुम्हारे जैसों को हम 75 को हम देख चुके हैं पिछले कई सालों में, कि तुम लोग जो वादा करते हो वो पूरा कभी नहीं करते हो। तुम केवल वादा तभी करने आते हो जब तुम्हारी फंसी होती है, और आज तुम्हारी गोटी फंसी है तो तुम हमें इस तरीके का ऑफर दे रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बात में आ जाएंगे? महात्मा गांधी ने बाकी लोगों से कहा कि नेहरू ये क्रिप्सवा और कुछ नहीं है, इसका ऑफर कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था। तो महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स मिशन था इसके ऑफर को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा था कि जैसे कि आप किसी को 10 लाख का चेक दीजिए, आज तो वो खुश हो जाएगा। आज मान लीजिए 1 तारीख है, आपने 20 तारीख का चेक काट के दे दिया 10 लाख का, वो तो बड़ा खुश हो गया कि आपने 20 लाख दे दिया उसको। जब 20 तारीख को चेक लगाने गया तो आपने अपने अकाउंट में पैसा ही नहीं रखा, चेक बाउंस हो गया। बात आ रही है समझ? तो कल को क्या होगा? महात्मा गांधी कह रहे हैं ये भरोसा नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर क्रिप्स बाबू। क्लियर हुई बात? अब दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या होता है, इधर जो एलीट फोर्सेस हैं ये इटली के अंदर एंटर कर जाती हैं। बात आ रही है मेरी समझ आपको? जो एलीट फोर्सेस हैं ये इटली के अंदर एंटर कर जाती हैं, और जैसे ही इटली को घेर लिया जाता है तो इटली का जो डिक्टेटर है बेनिटो मुसोलिनी, ये अपने बच्चे और बीवी के साथ स्विट्जरलैंड भागने के लिए तैयार हो जाता है। यह अपने महल से निकल भी चुका होता है, कई किलोमीटर दूर आगे पहुंच चुका होता है और स्विट्जरलैंड जाने के रास्ते पर था, लेकिन इसको ब्रिटिश एलीट फोर्सेस पकड़ लेती हैं और उसके बाद इसका वो हाल किया जाता है बेनिटो मुसोलिनी का जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इटली की सड़कों पर कपड़े फाड़ के इसको घसीटा जाता है और उसके बाद इटली के चौराहे पर उल्टा लटकाया जाता है। कई घंटों तक यातनाएं दी जाती हैं, कई घंटों तक पत्थर मारे जाते हैं और आखिर में 26 गोलियां इसके चेहरे पर मारी गई थी। यह हश्र किया बेनिटो मुसोलिनी का ब्रिटिश एलीट फोर्सेस ने, और उसी से सीमा रेखा लगती है जर्मनी की। जब एडोल्फ हिटलर को यह पता लगा तो एडोल्फ हिटलर की आखिरकार रूह कांप गई। एडोल्फ हिटलर को यह समझ आ गया कि मेरा भी खेल ज्यादा दिन का नहीं बचा है। किसी भी टाइम ब्रिटिश एलीट फोर्सेस अब जर्मनी को घेर लेंगी और उस दिन मैं भी मारा जाऊंगा। यही कारण था कि 1945 में 30 अप्रैल के दिन एडोल्फ हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन को पहले जहर दिया, उसके बाद अपने कुत्ते को मारा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उसके बाद खुद को भी गोली से मार के सुसाइड कर लिया। तो यह भी डेट आपसे पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, 1945। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड अब खत्म होने वाला है। 1945 में पहली डेट 30 अप्रैल आप ध्यान रखोगे, जिस दिन एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया। एडोल्फ हिटलर ने कभी उस महिला से शादी नहीं करी थी,
एडोल्फ हिटलर ने लेकिन उससे वादा किया था, एडोल्फ हिटलर उससे प्यार बहुत करता था ईवा ब्राउन से, उसने उससे वादा किया था कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और ऐसा ही उसने किया। हिटलर बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुसोलिनी की तरह उसका हश्र हो, तो इसलिए 30 अप्रैल 1945 की सुबह वो उठता है और सबसे पहले चाय में अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन को ही जहर से मार देता है। उसके बाद अपने कुत्ते को मारता है और फिर खुद के कनपटी पर बंदूक लगा के अपनी भी जान ले लेता है। अब दूसरी तरफ ब्रिटिश फोर्सेस को इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पर ब्रिटिश फोर्सेस के सामने एक देश आ रहा होता है और वो देश है जापान। जापान ने एक काम किया होता है 1942 के आसपास। 1942 में जापान बड़ा हीरो बन रहा होता है, बहुत सयाना बन रहा था जापान। ब्रिटिशर्स के साथ अमेरिका भी आ चुका था। अब जब आप दुनिया के नक्शे में देखोगे तो ये हमारा भारत है, ये श्रीलंका है। जब आप पूर्व की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के आप ऊपर सीध में देखेंगे तो ये आपको छोटा सा देश जापान मिलता है, ठीक है। और जापान से जब आप पूर्व में जाएंगे तो ये सब आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। और आगे प्रशांत महासागर को पार कर गए तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है। लेकिन इसी पैसिफिक ओशियन के बीच में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं हवाई आइलैंड। क्या बोलते हैं? हवाई द्वीप। और ये हवाई आइलैंड किसका था? अमेरिका का था। तो 1942 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपने चरम पर चल रहा होता है, उस टाइम पर जापान हीरो बनता है। और जापान क्या करता है? एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। इस ऑपरेशन का नाम था टोरा टोरा टोरा। ये एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? टोरा टोरा टोरा। टोरा का मतलब क्या है? टॉर्पीडो से, जो कि सबमरीन से ट्रिगर करी जाती है। और जापान हवाई आइलैंड में जो नेवल बेस होता है अमेरिका का, वहां पर हमला करता है। यह हमला अचानक होता है और इतना ब्रूटल होता है कि ये जो पूरा हार्बर है, हवाई द्वीप, इसको नर्क बना देता है जापान। इस ऑपरेशन के अंतर्गत इसमें 3000 से ज्यादा यूएस सोल्जर्स मारे जाते हैं। और उस टाइम पर अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यह लंगड़ा प्रेसिडेंट था यूएस का, और उसने उस दिन कसम खाई थी और दुनिया की पृष्ठभूमि पर सबके सामने आकर यह कहा था अपनी कॉन्फ्रेंस में कि जापान ने जो आज हवाई में किया है, जापान का वो हश्र एक दिन करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी और जापान मदद को तरसेगा। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के ये शब्द थे कि ये वो हश्र करूंगा जो कि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा और पूरी दुनिया में किसी देश का नहीं हुआ होगा। और आखिर जब यूएस एलीट फोर्सेस जर्मनी और इटली पर कब्जा कर रही होती हैं 1945 में, तो इस टाइम पर अमेरिका एक्शन में आता है। अमेरिका अपना वही बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अब जापान के सर से जर्मनी और इटली दोनों का हाथ हट चुका है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर भी मर गया, अब जापान के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अब अमेरिका कहता है बेटा बहुत हीरो बन रहे थे ना, अब बताता हूं। और 1945 में, 1945 में, ये तो 1942 में ऑपरेशन टोरा टोरा हुआ, 1945 में ये 2 तारीखें ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को जापान का एक शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को जापान का एक शहर नागासाकी, इन दोनों पर अमेरिकन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करती है। इन दोनों पर बम गिराए जाते हैं। और जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी में बम गिराया था, इसका नाम था फैट मैन। और आखिरकार वही होता है जापान का हश्र,
जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने कहा होता है। रेडियो एक्टिव इफेक्ट इतना इसमें होता है, इतना तेज होता है कि जो अवशेष मिले थे, कोई हंस रहा है उस टाइम पे तो उसका कंकाल भी हंसता ही हुआ मिला है, कोई रो रहा है तो रोता ही हुआ कंकाल मिला है, कोई यूं कर रहा है तो यूं ही कंकाल मिल गया है। लोग फ्रीज होके मर गए रेडिएशन से। और अगले 4 डिकेड्स तक, अगले 40 सालों तक जापान में लंगड़े लूले लोग पैदा होते रहे, विकलांग लोग पैदा होते रहे। तो आखिर अमेरिका ने वो करके दिखाया। और जब ये जापान का ये हाल जब दुनिया ने देखा तो दुनिया के सारे देश एक मत पे तैयार हुए कि अब यह युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन इस युद्ध के साथ ब्रिटेन और अमेरिका सुपर पावर बन के उभरे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनने के लिए इमेज क्लीन होनी चाहिए। और ब्रिटेन की इमेज कुछ खास अच्छी है नहीं, क्योंकि दुनिया भर में 64% देशों पर यह कब्जा कर रहा था उस टाइम पे। और ऐसे में ब्रिटेन को यह समझ आ चुका होता है कि अब यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर अगर बन के रहना है तो जितने भी देश हैं उनको आजाद करना होगा। और भारत की आजादी का भी पैगाम यहीं से लिखा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत यह डॉक्यूमेंटेशन पास करती है कि भारत को इमीडिएट बेसिस पर इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया जाए। तो आप यह मान के चलिए कि पूरे दुनिया के लिए भले ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक डरावने सपने के लिए रहा हो, लेकिन हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन के उभरा था। वरना कंडीशंस ऐसे दिख रहे थे कि शायद हम 10-15 साल और बाद आजाद होते। अब मेन कहानी शुरू होती है। ब्रिटेन से भेजा जाता है भारत में एक मिशन, और इस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। 1946 में क्या भेजा जाता है मेरे भाई? कैबिनेट मिशन। ठीक है। इस मिशन में 3 मेंबर आए थे भारत में। कौन कौन से? एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। दूसरे का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स बाबू जो 1942 में आए थे, ये फिर आए, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे का नाम था सर पथिक लॉरेंस। क्या नाम था? सर पथिक लॉरेंस। इन तीनों में हेड कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों में हेड थे पथिक लॉरेंस। ये लीड कर रहे थे कैबिनेट मिशन को। और कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है तो कांग्रेस से मिलता है और अपना फैसला सुनाता है कि अब कांग्रेस को सत्ता दी जाएगी। और यह कैबिनेट मिशन भारत में 2 चीजें करता है। क्या करता है? कैबिनेट मिशन भारत को देता है 2 चीजें। पहली चीज, कैबिनेट मिशन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना। क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संवैधानिक सभा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? संवैधानिक सभा। और दूसरी चीज कैबिनेट मिशन क्या करता है? भारत में इंटर्म गवर्नमेंट की स्थापना करता है। किसकी? इंटर्म गवर्नमेंट की। मतलब जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है, जब तक संविधान नहीं बन जाता है, तब तक टेम्परेरी बेसिस पर यह गवर्नमेंट काम करेगी। और इंटर्म गवर्नमेंट में टेम्परेरी बेसिस पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। अब संवैधानिक सभा बना दी गई है। अब मेन काम चालू होगा, क्योंकि संवैधानिक सभा का ही काम है हमारे संविधान को बनाना। इतनी बात सभी को समझ आई भाई मेरे? इतनी बात सभी को समझ आई? ठीक है। लक्ष्मी गुप्ता का कहना है सर ये जरूरी है स्टडी को डीप में करना, मतलब डीपली स्टडी करना। अब बताइए मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या जवाब दे सकता हूं ऐसे में?
अगर आप कट ऑफ उठा के देखेंगे, आप देख ही रहे हो हमारे देश में कैसे सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आज आप 2017 या 16 में नहीं हो जब सिलेक्शन 100 नंबर 110 नंबर में जनरल कैटेगरी में हो जाया करता था। आज आप देख रहे हो 180 80 170 कट ऑफ जा रही है। अगर आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, खैर मेरी छोटी बहन ने पूछा था इसलिए मैंने बहुत आराम से आंसर किया। अगर कोई लौंडा पूछता तो अभी मैं हरा भरा बना देता बेटा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई इतनी बात सभी को? चलो, संवैधानिक सभा बन गई है, अब संविधान बनने का काम चालू होने वाला है। ठीक है भाई, चालू होने वाला है। अब देखो, यहीं पे पहले एक चीज हो चुकी है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया है, ठीक है, और 1946 में ही जब संवैधानिक सभा का गठन कर रही होती है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन जब इंटर्म गवर्नमेंट का अनाउंस करते हैं तो जिन्ना को यह पता लग जाता है कि जिन्ना जो पहले से ही मुसलमानों के लिए अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, जिनका कहना था मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, हमें तो भारत में रहना ही नहीं है, हमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, तो जिन्ना को समझ आने लगता है कि ऐसे नहीं मिलने वाला पाकिस्तान। और एक तारीख है, ध्यान रखिएगा, इस तारीख से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तारीख कौन सी है? यह है 16 अगस्त 1946 की। इस तारीख को जिन्ना के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना होता है कि अगर भारतीय मुसलमानों को अलग स्टेट नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान की सड़कों पर इतना खून बहेगा जितना हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बहा होगा। जिन्ना ने कहा था हिंदुस्तान की सड़कों पर ब्लड बाथ इतना करेंगे कि हिंदुस्तान का नक्शा नहीं आएगा समझ। क्योंकि जिन्ना मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर थे। जिन्ना के इतने कहने का फर्क बहुत रेडिकल पड़ा। बंगाल के हिस्से से मुसलमानों ने दंगे शुरू कर दिए। बंगाल के हिस्से से ये दंगे शुरू हुए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, लाहौर तक ये दंगे पहुंचे और भारत में लाखों हिंदू और मुस्लिम मारे जाने लगे। इस तरीके की जब सिचुएशन पैदा हुई तब जाकर आगे जवाहरलाल नेहरू तैयार हुए थे माउंटबेटन के कहने पर। वरना ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कभी तैयार नहीं थे मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट देने को। जवाहरलाल नेहरू ने साफ मना कर दिया था कि मुस्लिम्स के लिए कोई स्टेट नहीं बनेगा। और महात्मा गांधी का भी कहना था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिन्ना की इस हरकत की वजह से जो भारत में दंगे भड़के, जिसकी वजह से लगातार हिंदू और मुसलमान मारे जा रहे थे, उसके बाद आखिरकार माउंटबेटन का कहना था कि नेहरू देख लो, यह देश तुम्हारा ही है, आगे यह जनता तुम्हारी ही है, यहां पर सत्ता में तुम ही हो, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहां पर पहली सरकार बना रहे हो और यह जनता तुम्हें उस हैसियत से ना देखे, तुम इसी जनता की मृत्यु के इतने बड़े जिम्मेदार ना बन जाओ। तब जाकर नेहरू माने थे कि हां चलो, मांग रहा है पाकिस्तान, दे दो जिन्ना को। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है भाई। ठीक है, अब मेन मुद्दा आ गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक सभा बोलते हैं। संवैधानिक सभा। ठीक है, यहां पर यह जो डेट है 16 अगस्त 1946, जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात कही थी, इस दिन को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। इस दिन को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग से कहा था कि यह दिन डायरेक्ट एक्शन डे है। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर किया गया था बाई मुस्लिम लीग। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? अब ठीक है, यहां तक बात सभी को क्लियर है ना?
डन है। संवैधानिक सभा, हमारी संवैधानिक सभा में टोटल कितने मेंबर थे? तो टोटल 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे आपको ध्यान रखना है? 389 मेंबर थे। अब 389 मेंबर में से ये कुछ अलग अलग तरीके से बटे थे, जैसे कि 292 मेंबर, एक तरफ 93 मेंबर और एक तरफ 4 मेंबर। ठीक है, बात क्लियर है भाई? टोटल जोड़ के देख लें, 2 3 5 4 9, ठीक है, 9 और 9 18 और 1 3, टोटल आप जोड़ोगे 389 मेंबर आएंगे। ठीक है, अब देखिए, इस टाइम पर हमारे देश में जो प्रांत हुआ करते थे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। प्रांत मतलब आप स्टेट मान लीजिए, ठीक है। तो जो बड़े प्रांत हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? गवर्नर प्रोविंस बोलते थे। क्या बोलते थे? जो बड़े प्रांत होते थे उनको गवर्नर प्रोविंस बोलते थे। तो ये जो 292 मेंबर इलेक्ट होकर आए हुए हैं, तो ये कहां से इलेक्ट होकर आए हैं? दीज वर इलेक्टेड फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंस। 11 गवर्नर प्रोविंस। 11 गवर्नर प्रोविंसेस से कितने? 11 गवर्नर प्रोविंस से 292 मेंबर्स को चुनावी प्रक्रिया के थ्रू लाया गया था, वहां से चुनकर लाया गया। और दूसरी तरफ जो छोटे प्रांत हुआ करते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? कमिश्नर प्रोविंस बोलते थे। तो कितने छोटे प्रांत थे? 4 छोटे प्रांत थे। तो ये जो 4 छोटे प्रांत से मेंबर आए हैं, ये कहां से आए हैं? दीज वर इलेक्टेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस। छोटे प्रांतों को क्या बोला जाता था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, अब ये 4 छोटे प्रांत कौन कौन से थे? जैसे बड़े प्रांतों में आपके पता है कौन आते थे? बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ठीक है, पंजाब प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, ये सब बड़े बड़े प्रोविंस थे। छोटे प्रोविंस 4 थे जिनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोलते थे। ये 4 आपको ऐसे ध्यान रखने हैं, ABCD। कैसे ध्यान रखने हैं? ABCD। ए फॉर अजमेर, ठीक है, बी फॉर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग। कुर्ग कहां है बेटा? कर्नाटक में है। और डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 मेंबर आए थे। अब ये जो 93 मेंबर आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ठीक है, अब इस टाइम पे भाई बहुत बड़े बड़े राजवाड़े भी हुआ करते थे। मतलब समझ रहे हैं? राजवाड़े हुआ करते थे। जयपुर के राजा, ठीक है, और बीकानेर के राजा, मालवा के राजा, उज्जैन के राजा, मैसूर के राजा, हैदराबाद के राजा। तो ये जितने भी भारत के राजा जी थे, ये सारे राजा बड़े खुश थे। जैसे ही इनको पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई या नहीं बनाई गई, इनको उससे कोई फर्क नहीं है। इनको बस जैसे ही यह पता लगता है कि भारत आजाद होने वाला है, तुरंत ये जितने राजा जी लोग होते हैं ये सब पार्टी चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ आने लगता है अब जनता आजाद हो जाएगी, अब फिर से हम राजागिरी झाड़ेंगे, अब फिर से हम इनका शोषण करेंगे, फिर से इनको निचोड़ेंगे। क्योंकि कई वर्षों से हमारे राजा यही तो करते चले आ रहे थे। तो जितने भी राजा जी लोग थे वो सब बड़े खुश थे। और ये सब संवैधानिक सभा में हिस्सा तो ले नहीं रहे थे, क्योंकि संवैधानिक सभा में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन में राजा जी लोगों को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि किसी एक किताब से चलने की तो आदत है नहीं। तो ऐसे में आगे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहते हैं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल राजाओं की एक मीटिंग बुलाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना होता है, देखो राजा जी, अब तुम्हारी राजागिरी तो चल नहीं पाएगी क्योंकि देश स्वतंत्र हो चुका है और अब देश राजागिरी से ना चल के संविधान की किताब से चलेगा। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम सबको मैं बता दे रहा हूं। पहला रास्ता तो यह है कि संवैधानिक सभा बनाई गई है, उसमें आओ और संविधान को बनाने में अपना योगदान दो, जिससे क्या है कि तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी अपनी जनता के बीच में और देश के लिए कुछ करो आकर। और दूसरा तरीका यह है कि तुम ना मानो और तुम अपना अलग राज्य अगर अभी भी बनाने की कोशिश करोगे कि हमारा एक अलग प्रिंसली स्टेट है, तो ऐसे में फिर यह होगा कि हिंदुस्तानी फौज तुम्हारे प्रिंसली स्टेट के अंदर घुसेगी और एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकल जाएगी। बेटा, सारा प्रिंसली स्टेट जितना है वो सब भारत का तो हिस्सा बनेगा ही बनेगा, लेकिन तब तुम्हारी लेगेसी नहीं बचेगी। तो रास्ता अब तुम्हारे सामने है। तो ये जो 93 मेंबर आ रहे हैं, ये कहां से लाए गए हैं? दीज वर फ्रॉम 29 प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि राजा जी को पता लग चुका था कि अब कोई रास्ता है नहीं। बात आ रही है समझ? जितने भी हमारे राजा महाराजा थे उनको पता लग चुका था कि कोई रास्ता नहीं है बाबू, अब तो शामिल हो लो, उसी में भलाई है, भागते भूत की लंगोटी काफी। क्लियर हो गई बात? तो मेरे भाई सबको पता है 389 मेंबर संवैधानिक सभा थे, ध्यान रखोगे अब, जिसमें से 292 11 गवर्नर प्रोविंस से इलेक्टेड थे, 93 29 प्रिंसली स्टेट से आए हुए लोग थे, और ये जो 4 है ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आए हुए थे। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग एंड डी फॉर दिल्ली। इतनी बात सभी को क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है ना? यस और नो, आगे बढ़ा जाए? इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो मेरे भाई, एक बात समझो। आपने देखा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं, अभी आपने मेंबर तो देख लिया, अब आप मुझे इतना बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन पता है क्या पूछता है? संवैधानिक सभा में कितने इलेक्टेड मेंबर थे? तो कितने इलेक्टेड थे? 292 ये इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये 4 इलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो 292 और 4 टोटल 296 इलेक्टेड मेंबर थे। ठीक है? ये जो 93 हैं ये तो राजा लोग हैं भाई, इनके लिए कोई चुनाव थोड़ी किए गए, इनको तो सीधा सीधा बुला लिया गया, ये चुनावी प्रक्रिया के थ्रू नहीं आए। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर वर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है? तो इलेक्टेड मेंबर कितने थे? इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे? 296, 292 और प्लस 4, तो टोटल कितने हो गए? 296, 296। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? अब ये जो 296 है ये कहां कहां से आए हुए हैं? मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये कहां कहां से आए हुए हैं? तो 296 में से आपको ध्यान रखना होगा 208 मेंबर जो हैं ये कांग्रेस से थे। ठीक है? 208 मेंबर कांग्रेस से, 73 जो हैं 73 ये मुस्लिम लीग से थे, और बाकी बचे कितने? 8 3 11 5 16, बाकी जो 15 मेंबर हैं ये अदर पार्टीज से थे। क्लियर हो रही है बात? इतनी बात सभी को क्लियर है? इसको अलग कर लीजिए। मेरे भाई सभी को बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है, सभी को बात क्लियर हो गई? और अगर आंकड़े अच्छे लग रहे हैं, अगर बहुत इजी आपको पॉलिटी लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आओ इस अजीम मौके पर सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत करो। नीचे ये वाला बटन है ना, उसको दबाने को बोल रहा हूं, मोहब्बत का मतलब वही है। क्लियर है भाई इतनी बात? आगे बढ़ा जाए?
सभी को इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, ये तो बात संवैधानिक सभा की है, ठीक है। अब अगले ही साल क्या होता है? 1947 में, 1947 को एक डेट है 3 जून 1947। इस दिन आखिरकार माउंटबेटन के द्वारा यह फैसला लिया जाता है और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया जाता है कि नाउ इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक कहलाएगा पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम स्टेट होगा, और दूसरा कहलाएगा हिंदुस्तान या इंडिया। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, इसी को क्या बोलते हैं? 3 जून प्लान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 जून प्लान। इसी को आप एक और नाम से जानते हो, माउंटबेटन प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। माउंटबेटन प्लान, जिसमें क्या बात कही गई? नाउ इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। धर्म के आधार पर बांट दिया गया, ठीक है। अब आगे आने वाली एक डेट इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान फॉर्मेशन हो गया, पाकिस्तान बन गया ऑफिशियली, ठीक है। पाकिस्तान की स्थापना हो गई। अब जैसे ही पाकिस्तान की स्थापना हुई तो संवैधानिक सभा में 389 मेंबर में से 90 लोगों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो कितने चले गए पाकिस्तान? 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए। 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, ठीक है भाई। तो हमारी संवैधानिक सभा में कितने बचे? अब बचे 389 माइनस 90 इज इक्वल टू 299। कितने बचे? 299 मेंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस बचे। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान फॉर्मेशन के बाद संवैधानिक सभा में कितने सदस्य बचे? 299 मेंबर आफ्टर पाकिस्तान फॉर्मेशन। क्लियर हो गई भाई इतनी बात? अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, मैं जानता हूं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? क्या आप पाकिस्तान का मतलब जानते हो क्या होता है? पाकिस्तान का मतलब क्या है और यह नाम किसने दिया पाकिस्तान? तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने यह नाम दिया था, नेम बाई चौधरी रहमत अली। यह व्यक्ति कौन थे? चौधरी रहमत अली, जिन्होंने यह नाम दिया था, ठीक है। अब कई लोगों से अगर पूछा जाए, अगर मैं पूछूं पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो ज्यादातर लोग पता है क्या बोलेंगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान घंटा। ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। पाकिस्तान कुछ भी। पाकिस्तान जो वर्ड निकल के आया था, इसका पूरा मीनिंग ही अलग है। इसका मीनिंग पता है क्या है? यहां पर पी का मतलब है पंजाब चाहिए। मुस्लिम लीग ने क्या बोला? पंजाब चाहिए। ए का मतलब एनी आइडिया? अफगानिस्तान, अफगान चाहिए। के आई का मतलब कश्मीर से है, कश्मीर चाहिए इन्होंने कहा। एस का मतलब है सिंध चाहिए, और तान का मतलब है बलूचिस्तान चाहिए। इस तरीके से यह नाम दिया गया था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने जो डिमांड रखी थी वो इन प्रोविंसेस की रखी थी, 5 प्रोविंस की। क्या बोला इन्होंने? कि हमें पाकिस्तान, कश्मीर, अफगान, सिंध और बलूचिस्तान ये चाहिए। और इस 5 प्रोविंसेस को मिलाकर पता है क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मिलाकर
NWP। क्या बोला जाता है? NWP। NWP का मतलब क्या है? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की डिमांड किसने करी थी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का मतलब है इन पांचों प्रोविंस से। आपका आंसर क्या होगा? किसने डिमांड करी थी? मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की। क्लियर है भाई मेरे? इतनी बात सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। कोई दिक्कत है तो अभी बताइए। जल्दी। आगे बढ़ा जाए। सभी को समझ आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान अलग हो गया भाई, कहानी अलग हो गई। छुट्टी कर दो अब इनकी। इन 90 मेंबर्स को जाने दो, बात खत्म। 299 अब बचे हुए हैं। संविधान बनना हमारा चालू है। पाकिस्तान जैसे ही बना, 15 अगस्त 1947 को भारत भी आजाद डिक्लेयर कर दिया गया, स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अब एक डेट भाई अगस्त की इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखोगे। 29 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना करी गई। यह कहा गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीजें चल रही हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो एक ऐसी कमेटी बनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। तो क्या किया गया? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना करी गई। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। यह ड्राफ्टिंग समिति क्यों बनाई गई? ड्राफ्ट करना मतलब संविधान को लिखने की जिम्मेदारी इस कमेटी को दी गई। और इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। और जिसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे B.R. अंबेडकर। B.R. अंबेडकर। क्लियर है मेरे भाई? तो ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना करी गई। ठीक है, अब समझिए संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग कब आयोजित करी गई थी? तो संवैधानिक सभा की फर्स्ट मीटिंग जो है 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी। ठीक है, तो 1946 में कौन सी डेट थी? तो ये डेट थी भाई 9 दिसंबर 1946। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी। क्या हुआ था? संवैधानिक सभा की पहली बैठक क्या हुई थी? पहली बैठक आयोजित करी गई थी संवैधानिक सभा की। ठीक है, अब देखो भाई, संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग आयोजित करी जा रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सवाल यह आता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसकी अध्यक्षता में चलाया जाएगा? इसको लीड कौन करेगा? अब किसी के पास जवाब ही नहीं। तो फ्रांस का संविधान उस टाइम पर यह कहता था कि इस तरीके की सिचुएशन में जब आप आओ तो आप देखो कि कॉन्फ्रेंस में जो सबसे सीनियर व्यक्ति हो उसको आप लीडर डिक्लेयर कर दो। तो ऐसे में 389 मेंबर्स में जो सबसे सीनियर लीडर एज वाइज थे, इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ध्यान रखना है, पहली मीटिंग में टेम्परेरी चेयरपर्सन जो बनाए गए, टेम्परेरी चेयरपर्सन कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है भाई, ध्यान रखोगे सभी लोग, टेम्परेरी बेसिस पर, जब तक इलेक्ट होकर परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक कौन रहेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे। किस आधार पर इनको बनाया गया? सीनियरिटी वाइज बनाया गया। अब 2 दिन के बाद अगली डेट फिर इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को तो पहली मीटिंग हो गई। अब 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग आयोजित करी जाती है, सेकंड मीटिंग। और इस सेकंड मीटिंग में यह क्या है? यह है संवैधानिक सभा की यह पहली थी, यह दूसरी बैठक आयोजित करी गई। ठीक है, इस दूसरी बैठक में सब लोगों ने एक मत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संवैधानिक सभा का चेयरपर्सन नियुक्त किया। तो अब परमानेंट चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें कौन मिले? परमानेंट चेयरपर्सन मिले। परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब तीसरी मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर के बाद तीसरी मीटिंग आयोजित करी जाती है 13 दिसंबर 1946 को, संवैधानिक सभा की। यह पता है किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे आप कोई इमारत बनाते हो ना, आप बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले क्या चाहिए? नक्शा चाहिए ना, मैपिंग करोगे ना, कि बिना नक्शे के ही बिल्डिंग बना देते हो। वैसे ही हमारा संविधान बनाने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम संविधान में क्या क्या चीजें रखेंगे और क्या क्या नहीं रखेंगे। उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए हमारे संविधान का, कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। जिसके लिए तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 की जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। तो यह भी अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डेट है जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? आंसर क्या होगा? 13 दिसंबर 1946। या ऐसे भी पूछ देता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है मेरे भाई, अब हमारा संविधान बनना तैयार हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरपर्सन बनाया गया, ठीक है, तो अब यह भी तो मान के चला जाएगा कि हर बार तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद हो, यह जरूरी तो है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? चेयरपर्सन के साथ साथ 2 डेप्यूटी चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए। क्या किए गए? 2 डेप्यूटी चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये तो चेयरपर्सन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये कौन है? चेयरपर्सन है। अब डेप्यूटी चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए 2 लोग। कौन? डेप्यूटी चेयरपर्सन। कौन 2 लोग अपॉइंट किए गए? तो एक जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम था? जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। और दूसरे जिनका नाम था वीटी कृष्णमाचारी। क्या नाम था? वीटी कृष्णमाचारी। ये 2 लोग कौन अपॉइंट किए गए? ये दोनों लोग डेप्यूटी चेयरपर्सन संवैधानिक सभा के अपॉइंट किए गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?
क्लियर है भाई इतनी बात सभी को? अब ऐसे में ही संवैधानिक सभा के एक एडवाइजर अपॉइंट किए गए। ठीक है, यह फैसला लिया गया कि संवैधानिक सभा में एक एडवाइजर अपॉइंट करिए। एडवाइजर मतलब सलाहकार एक अपॉइंट किए गए। ठीक है, और सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, बी.एन. राव। इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए और दुनिया भर के 60 देशों की यात्रा करिए और वहां पे जाके आप देखिए कि किस देश के संविधान से हम हमारे संविधान में क्या क्या अच्छे प्रोविजंस डाल सकते हैं। उसके बाद बी.एन. राव ने दुनिया भर के 60 देशों की यात्रा करी और वहां से चुन चुन के प्रोविजंस हमारे संविधान के लिए लेकर आए। यही कारण है कि हमारे संविधान में दुनिया भर के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें बोरो करी गई हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आगे बढ़ने से पहले बताऊं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी तक आप में से किसी ने भी यह नहीं पूछा मुझसे कि सर 389 सदस्य ही क्यों थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसी ने नहीं पूछा उतनी देर में भाई कि 389 मेंबर ही क्यों थे। किसी के दिमाग में ही नहीं आया कि सर 389 मेंबर क्यों थे। बताता हूं। वाई 389 मेंबर। सवाल क्या है हमारा? वाई 389 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका सीधा सा जवाब है भारत की पॉपुलेशन। यह किस आधार पर तय किया गया था? यह भारत की पॉपुलेशन के आधार पर तय किया गया था। भारत की जो जनसंख्या थी, यह जनसंख्या कितनी थी भारत की? भारत की जनसंख्या थी कितनी? 389 मिलियन। कितनी? 389 मिलियन उस टाइम पर भारत की पॉपुलेशन थी। और 389 मिलियन का मतलब क्या है? 38.9 करोड़ जनसंख्या, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 38 करोड़ 90 लाख जनसंख्या थी भारत की। और प्रत्येक मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, ठीक है, वन मेंबर वॉज रिप्रेजेंटिंग, वन मेंबर वॉज रिप्रेजेंटिंग 1 मिलियन पॉपुलेशन। कितनी? 1 मिलियन पॉपुलेशन। मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रत्येक मेंबर भारत के 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। तो प्रत्येक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भारत के 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। भारत की जनसंख्या उस टाइम पे 38 करोड़ 90 लाख थी। ठीक है भाई, क्लियर है? जिसकी वजह से 389 मेंबर थे। अब एक चीज सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा, एक चीज सुनकर आपको अजीब लगेगा। आपको पता है हमारे देश की पॉपुलेशन करीब 39 करोड़ थी, लेकिन हमारे देश पर कितने ब्रिटिशर्स ने राज किया? केवल 1,05,000 ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर राज किया। और क्यों राज किया? क्योंकि हम बटे हुए थे। क्लियर हो रही है बात? सभी को क्लियर है इतनी बात? तो हम कहां तक पहुंच गए थे? 13 दिसंबर 1946 तक हम पहुंच गए हैं, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया और उसके बाद धड़ल्ले से हमारा संविधान बनना तैयार हुआ। अब 3 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 3 डेट इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान के कितने मसौदे तैयार किए गए, कितने ड्राफ्ट तैयार किए गए? तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के जो ड्राफ्ट तैयार किए गए वो 3 ड्राफ्ट तैयार किए गए। कितने? 3 ड्राफ्ट तैयार किए गए। इसके लिए डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ड्राफ्ट जो तैयार किया गया यह 4 नवंबर 1948 को तैयार किया गया। दूसरा ड्राफ्ट
15 नवंबर 1947 को तैयार किया गया, 1948 को। ठीक है, ये ड्राफ्ट का मतलब आप समझ लीजिए रफ कॉपी तैयार करी गई कि हां भाई एक बार संविधान बना लिया गया रफली, अब इसको क्रॉस चेक किया जाए, क्रॉस चेक करके देखा जाए कोई गलती तो नहीं है। बार बार इसको क्रॉस चेक किया जा रहा था, क्योंकि जब पूर्ण रूप से सही हो जाएगा तब इसको अप्लाई करेंगे। तो पहला ड्राफ्ट जो फर्स्ट ड्राफ्ट था यह 4 नवंबर 1948 को, दूसरा 15 नवंबर 1948 को, और तीसरा ड्राफ्ट जो आखिरी ड्राफ्ट था यह 14 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। और इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार था पूर्ण रूप से। इस दिन जब हमारे संविधान के ड्राफ्ट को क्रॉस चेक किया गया तो इसमें कोई गलती नहीं निकली। अब हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस संविधान को अपनाए। लेकिन तभी जवाहरलाल नेहरू को एक तारीख याद आ जाती है, और यह तारीख कौन सी होती है? यह तारीख थी कौन सी? यह तारीख थी 26 नवंबर 1929। यह तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर 1929। इस दिन पता है क्या हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस ने लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी, लाहौर अधिवेशन। और इसमें कांग्रेस ने क्या करी थी? पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। क्या किया था? पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। तो जवाहरलाल नेहरू को यह तुरंत डेट याद आ जाती है। माफी चाहता हूं, 26 नवंबर, इसको 24 नहीं 26 बोला था, लेकिन लिख मैंने दिया 24। 26 नवंबर जवाहरलाल नेहरू को डेट याद आ जाती है कि 26 नवंबर 1929 को हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। तो नेहरू का कहना होता है कि भाई अभी 14 नवंबर है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 12 दिन हमें रुक जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम इसे 26 नवंबर को ही अपनाते हैं। और आपको तो यह बताने की जरूरत है नहीं कि हमारे देश में अंधविश्वास पहले से ही बहुत ज्यादा है और आज भी कोई कमी नहीं है। हमारे देश में आधी चीजें तो इसी बात पर चलती, क्या मेरे लिए लकी है, क्या मेरे लिए अनलकी है, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कौन सी गाड़ी में रखना चाहिए, कौन सा चांद में रखना चाहिए तो कौन सा सूर्य में रखना चाहिए। यह सब हमारा दिन रात चलता रहता है। तो हमारा संविधान जो बनके तैयार था वो 14 नवंबर 1949 को बनके तैयार था। लेकिन इस वजह से, क्योंकि यह कारण था, फिर आगे चल के 12 दिन के बाद संवैधानिक सभा में सबने बोला कि ठीक है भाई, यह भी अच्छी बात है, 26 नवंबर हमारे लिए लकी है। तो भाई क्या किया गया? इसकी डेट को बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को अपनाया। तो क्या किया गया? एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक सभा ने हमारे देश के संविधान को अपनाया था। ठीक है, कहानी यही नहीं खत्म होती है। 24 जनवरी 1950 का दिन आता है, और यह दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? 24 जनवरी 1950 यह दिन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे 9 दिसंबर 1949 को संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग आयोजित करी गई थी, वैसे ही 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी मीटिंग बुलाई जाती है। तो क्या हो रहा है अब? लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा की आखिरी मीटिंग बुला ली गई है। और इस मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया जाता है
कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो निर्विरोध जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर 299 होते हैं, सबके थ्रू निर्विरोध चुने जाते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि सबका कहना होता है कि पिछले करीब 3 वर्षों में जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सभा को संभाला है, उससे हमें यह पता लगता है कि ये देश को भी आसानी से संभाल लेंगे। तो यहीं पर फैसला लिया जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत के कौन बनेंगे, कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन बने। अब इसी दिन क्या है, जितने भी मेंबर हैं संवैधानिक सभा के, उनको संविधान में साइन भी करने हैं अपने। तो ये जो दिन है, ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस दिन क्या हुआ, सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए। क्या किया मेरे भाई, हस्ताक्षर किए। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 2 सवाल, पहले पर्सन या पहले मेंबर जिन्होंने साइन किए और आखिरी पर्सन जिसने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों को भी ले लेते हैं भाई। फर्स्ट पर्सन टू साइंड एंड लास्ट पर्सन टू साइंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अब ये भारत के राष्ट्रपति बन गए थे, तो सबसे पहले यही संविधान पे साइन करेंगे। और आखिरी व्यक्ति कौन थे, फिरोज गांधी। कौन, फिरोज गांधी। ही वॉज द लास्ट पर्सन टू साइन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि टोटल कितने मेंबर ने साइन किए। तो टोटल 299 मेंबर्स ने साइन नहीं किए थे, टोटल 299 मेंबर ने साइन नहीं किए। टोटल हाउ मैनी मेंबर्स साइंड कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टोटल मेंबर्स ने साइन किए, तो 299 में से 15 उस दिन एब्सेंट थे, तो बचे कितने, 284। कितने बचे, 284। 284 मेंबर ने साइन किए उस दिन संविधान में हमारे। क्लियर है भाई, कारण क्या था, क्योंकि 15 उस दिन एब्सेंट थे। क्लियर है भाई सभी को, सॉर्टेड है, यहां तक बात आ गई समझ। अब सबसे आखिरी तारीख आती है 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में संविधान को एनफोर्स कर दिया जाता है। तो इस दिन क्या हुआ, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यही कारण है कि इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं तब से, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। गणतंत्र का मतलब एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा नेटवर्क यूनियन के अंदर जो कि गणों का है, जो कि लोगों का एक तंत्र है। एक ऐसा देश जहां पर जनता को अपनी सरकार चुनने की इजाजत है। जनता यह तय करेगी कि कौन उसकी सरकार में बैठेगा। तो यह पूरी कहानी थी हमारे संविधान की। हमारा संविधान अब बन के तैयार है। तो हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि हमारे संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं,
तो टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395। लेकिन आज की डेट में कितने हैं? आज की डेट में 450 प्लस आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वहां जल्दी से 450 ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। उसका कारण बताऊं, 395 आर्टिकल आज भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 395 तक। जो बाकी के ऐड किए गए हैं वो इन 395 आर्टिकल्स में से ही किसी किसी आर्टिकल में पार्ट ए बी करके ऐड किए गए हैं, उनके सब पार्ट्स के रूप में। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है तो 21 के सब पार्ट हैं। आर्टिकल 19 है तो 19 के 6 सब पार्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से तो बाकी के जितने हैं ना एक्स्ट्रा में 395 के आगे वो सब पार्ट में है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप 395 ही बोलोगे। ठीक है, आप 400 या 450 या 420 या 430 नहीं बोलोगे, आप केवल 395 ही बोलोगे। हमारे संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कितने पार्ट हैं तो हमारे संविधान में भाग कितने थे, कोई बता सकता है? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे संविधान में शेड्यूल कितने हैं? अनुसूचियां कितनी हैं? ठीक है, तो पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। आज की डेट में बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो आर्टिकल में आप ध्यान रखोगे 395, शेड्यूल में आप ध्यान रखोगे 12 शेड्यूल है। पहले 8 हुआ करते थे। पार्ट मुझे बताइए कितने हैं आज की डेट में? भाई 22 हुआ करते थे। ठीक है, कितने? 22 भाग थे। आज की डेट में कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान किसे रखोगे? आप इसको ध्यान रखोगे आर्टिकल में। आपसे अगर पूछा जाए पार्ट में तो 25 पार्ट आप ध्यान रखोगे। अगर आपसे शेड्यूल में पूछा जाए तो आप शेड्यूल ध्यान रखोगे 12 आज की डेट में। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा संविधान बन के कितने दिनों में तैयार हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पीरियड कितने दिनों में बन के तैयार हुआ? तो ध्यान रखिएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ हमारा संविधान। कितने दिन में? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसकी कॉस्ट कितनी आई? हमारे संविधान को बनाने के लिए कितनी लागत आई थी उस टाइम पर? तो कॉस्ट आई थी इंडियन करेंसी में 64 लाख रुपए। कितनी? 64 लाख रुपए उस टाइम पर इसकी कॉस्ट आई थी बनाने में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान को बनाने के लिए कितने सेशन थे? टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सेशन आयोजित किए गए? तो टोटल 11 सेशन आयोजित किए गए, 11 सेशंस। क्लियर है मेरे भाई? सभी को बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब कहानी अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेगी। ठीक है, अभी भी कई फैक्ट हैं जो कि कल की क्लास से अब हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब आप कभी नहीं भूलोगे। इसकी जो एनोटेशन पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पर अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी या शाम तक हो जाएगी। मेरा जो टेलीग्राम है इसकी आईडी है वरुण अवस्थी जीएस। ठीक है, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। आजकल यूट्यूब पे कम पढ़ाता हूं, सिलेक्शन वे ऐप पर पढ़ाता हूं और कोशिश अब ये रहती है कि सिलेक्शन ज़्यादा हो। तो इस वजह से टाइम पास ना करके फोकस करता हूं कि सिलेक्शन दिए जाएं और सिलेक्शन हम दे भी रहे हैं। इस बार का आपने सिलेक्शन समारोह देखा,
तो ये जो क्लास थी ये डेमो बेसिस पर, क्योंकि आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पर लॉन्च करी यूट्यूब पर कि नए बच्चे भी देखें। अगर आपको मुझसे समझ आए पढ़ने में तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। इसको मैंने पॉलिटी से ही स्टार्ट किया है, 1 बाय 1 करके। अब पार्ट के हिसाब से पूरा पॉलिटी आपकी गो थ्रू होगी। पॉलिटी के बाद देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। साइंस सिलेक्शन वे पर हरीश सर पढ़ाते हैं, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये मैं आपकी कवर करता हूं। ठीक है, सिलेक्शन वे पर मैं आपके लिए जल्दी स्टैटिक जीके भी लेकर आ रहा हूं। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो नीचे मोहब्बत वाला बटन है, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।